नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज बात करेंगे देश का दिल देखो। दरअसल देश का दिल देखो तो उसमें मध्य प्रदेश ही याद आता है, उसमें भी भोपाल। और आज हम इसलिए दिल की बात कर रहे हैं क्योंकि पर्यटन दिवस है, ये टूरिज़्म डे है। और टूरिज़्म डे के हिसाब से मध्य प्रदेश दो चीज़ों में तो पूरे देश में जाना जाता है। एक तो टाइगर स्टेट है और दूसरा वो चीता स्टेट भी है। और इसके साथ साथ देश भर में एक ऐसा मंदिर मध्य प्रदेश के पास है जिसे खजुराहो में लोग देखने जाते हैं, दुनिया भर के लोग। और उसमें धर्म भी है, शिक्षा भी है और आध्यात्म भी है। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से एक टूरिज़्म सर्किट बनता है जो दिल्ली से आगरा आता है, आगरा से वो ग्वालियर और झांसी होते हुए खजुराहो पहुंचता है। अब उस टूरिज़्म सर्किट को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो टूरिज़्म सर्किट फिर राम राजा मंदिर ओरछा से होता हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ झीलों की नगरी कही जाती है। और इसके साथ साथ भोपाल के पास में एक मंदिर है शिव जी का, जिसे भोजपुर के शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये भी है। और इसके साथ मध्य प्रदेश में नर्मदा जी पर भी टूरिज़्म एक तरह से वो तैयार किया गया, जो इंदौर के पास हनवंतैया के नाम से एक जगह है जहाँ आइलैंड बने हुए हैं और वो आइलैंडों पर लोग स्टे करते हैं और एक तरह से नर्मदा जी के भीतर जाके वो रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश को बाकी राज्यों से अलग बनाती है। टाइगर स्टेट, चीता स्टेट और नर्मदा जी की वजह से। साथ में हम सांची की बात करें, देश दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट हैं वो मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी के पास सांची एक कस्बा है, वहाँ बौद्ध स्तूप देखने आते हैं। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि देश का दिल और टूरिज़्म डे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन पर जुड़ेंगे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं। पर्यटन दिवस है और मध्य प्रदेश हर चीज़ में, जैसे 21वीं सदी मध्य प्रदेश की कही जाती है, अब पर्यटन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश अगली सदी में आ सकता है। उद्योग के बारे में तो लोग कहते हैं कि देश भर के जो औद्योगिक राज्य हैं वहाँ एक तरह से उद्योग विकास का एक अंतिम बिंदु आ गया है, सेचुरेशन पर आ गया है। टूरिज़्म में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद खजुराहो मंदिर है। उज्जैन की हम बात करें तो वहाँ ज्योतिर्लिंग है जहाँ महाकुंभ लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपकी राय? आपसे मैं सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में हमारे ख्याल से जितनी जैव विविधता है। राहुल जी, जब आप कहते हैं ना कि आपसे सहमत हूँ तो मन आनंद से भर जाता है। नहीं जी, सर, बहुत धन्यवाद जी। और एक्चुअली इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इस पे तो कई सीरीज चला सकते हैं आप, बहुत स्टडी अच्छी हो सकती है। तो अभी जब मैं स्टडी कर रहा था आपके फ़ोन के बाद, तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश पिछले साल 2023 में 11 करोड़ विजिटर्स आए, टूरिस्ट जी। उसमें से 5 करोड़ 28 लाख केवल उज्जैन में। कोरोना के बाद संख्या बढ़ी है और मध्य प्रदेश में जो आप जगह गिना रहे थे, इतनी जगह है। सांची का बताया आपने, नर्मदा नदी बताया आपने, तो अपार संभावना है। और पहाड़ों की रानी पचमढ़ी को तो भूल ही गए थे। जी, पचमढ़ी भी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है, जो गर्मियों के दिनों में वहाँ भीड़ लगी रहती है। जी जी, 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पे नेशनल पार्क है, 6 टाइगर रिजर्व हैं, 2400 नेशनल पार्क है, और चीता स्टेट अब तो हो गया मध्य प्रदेश, जो कंट्री में कोई स्टेट नहीं है। तो इतना अच्छा पैकेज है मध्य प्रदेश को शोकेस करने का। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, जो आपने बात की कि अब इंडस्ट्री भी है। टूरिज्म केवल एक्टिविटी नहीं है, केवल स्ट्रेस बस्टर नहीं है, एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है। और अगर उस इंडस्ट्री को हम डेवलप कर लेते हैं राघवेंद्र जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सा माइग्रेशन मध्य प्रदेश से रुक जाएगा। और टूरिज्म से हमको लगता है कि जो स्टेट की इकोनॉमी है, जो कई बार गवर्नमेंट को डिपेंड होना पड़ता है सेंटर पे टैक्सेस के लिए, कि जीएसटी आएगा तो हमें टैक्स मिलेगा, और जो लिमिटेड सोर्स हो गए हैं, तो इतनी प्रचुर संभावना है रोजगार के लिए, टैक्स के लिए, रेवेन्यू के लिए। और उस पैसे से
मध्य प्रदेश को और विकास करने के लिए। जैसे आपने हनुमंतिया का जिक्र किया जी, ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं कि जो आप टूरिज्म नए टूरिज्म स्पॉट के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। असीम संभावना है। तो मैं मानता हूँ अच्छा साइन है। अब डिपेंड सरकार पे करता है, सरकार पे होता कैसे इन चीजों को पोटेंशियल देखें और उनको डेवलप करें संसार के सामने, देश के सामने। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ। जैसे आप मेरी बात से सहमत रहे, मैं उससे ज़्यादा सहमत हूँ जो कुछ आपने जानकारियाँ दी। लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें भूल गया था। पचमढ़ी का जिक्र मैंने आपकी बातचीत के दौरान जोड़ा। फिर ग्वालियर के किले की बात करें, ग्वालियर के आसपास तानसेन की भूमि है, वहाँ तानसेन की तपोभूमि कही जाती है ग्वालियर। उसके साथ महेश्वर साथ है, जी श्रृंगेरी महेश्वर का है। आपने ज्योतिर्लिंग की हमने बात की, लेकिन 2 ज्योतिर्लिंगों का आपने जिक्र किया। उसके साथ साथ जी नर्मदा जी का उद्गम स्थल यहाँ है मध्य प्रदेश में। जी बंटवारे के जी समय वो स्थान छत्तीसगढ़ में जाने वाला था, लेकिन राज्य सरकार की जिद और मने कोशिश से वो मध्य प्रदेश में रहा। तो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है जो कई राज्यों की जीवनदायिनी है। मध्य प्रदेश की तो है ही है, लेकिन उज्जैन के बाद हम ओंकारेश्वर की बात करें, अमरकंटक नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। इसके साथ साथ कई जैन तीर्थ भी हैं। हमने बौद्ध तीर्थ की बात की, सांची का स्तूप है सांची में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जबलपुर का भेड़ाघाट जो है नर्मदा जी के आसपास ही पूरी, अगर मेरे ख्याल से टूरिज्म को केंद्रित किया जाए पर्यटन को, तो बहुत सी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन इसमें 2 बातें मैं ज़रूर जोड़ूंगा। एक तो मध्य प्रदेश में सफाई का काम और ताकत से करना पड़ेगा। जो स्वच्छता का मिशन है उसमें मध्य प्रदेश तो अव्वल है, लेकिन जो हमारे कस्बे, जो नर्मदा के किनारे के जो ज़िले हैं, जो शहर हैं, उसको भी साफ रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी बात, हमको टूरिज़्म के हिसाब से एक तरह से अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको व्यवहार टूरिज़्म के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर का आदमी आता है, अगर किसी टैक्सी वाले से, ऑटो वाले से, होटल वाले ने अगर उनके साथ थोड़ा भी दुर्व्यवहार किया तो फिर टूरिस्ट आने में थोड़ा सा बिदकता है, बचता है। तो ये 2-3 बातों पर अगर और ध्यान दिया जाए सरकार के अलावा आम आदमी के स्तर पर, तो इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश का अगला जो एक तरह से उद्योग है वो पर्यटन ही है। हमारे साथ अगर अजय जी से संपर्क हो गया तो अजय जी से मैं पूछूंगा। अजय जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी, दरअसल अभी तो हम बहुत गुडी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं कि टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है, नर्मदा जी का पूरा राज्य है हमारा, यहाँ माँ का उद्गम स्थल है नर्मदा जी का, फिर खजुराहो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चीते और टाइगर के बारे में मध्य प्रदेश में आपसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से जो महकमा है, जंगल महकमा, फॉरेस्ट, वो भी कम जानता होगा। ये सुनने में अतिशयोक्ति लग सकती है दर्शकों को, लेकिन अजय दुबे जी एक ऐसे सिद्धस्त जानकार हैं जो पर्यटन के मामले में खासतौर से टाइगर और चीते के बारे में, कई बार हम मजाक में बात करते हैं आपस में कि चीता अगर कहीं जा भी रहा हो घूमने तो वो मेरे ख्याल से व्हाट्सअप कर देता है अजय जी को कि मैं ज़रा इस तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो इतनी आपकी पकड़ है जंगल महकमे में, हाथी, चीते, तेंदुए और टाइगर सब पर। आपकी राय, ये चीता स्टेट और टाइगर स्टेट में क्या कुछ ऐसा अच्छा हो कि और ये बेहतर हो जाए? देखिए, इस वक्त ये सरकार के विज्ञापन के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है जी कि हम टाइगर स्टेट हैं और चीता स्टेट है, लेकिन स्थिति में और नर्मदा जी है और वन क्षेत्र है, यदि आप चारों में देखें तो टाइगर की जो संख्या बढ़ रही है ये उसके अपने नेचुरल रीजन्स होते हैं। टाइगर की संख्या बढ़ाने में सरकार की भूमिका नहीं है। आप उसको, जो प्रकृति का जो उसका अधिकार है पृथ्वी पे, या भारतीय संविधान में 51 में कहा गया है कि प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन, इनके संरक्षण में हर व्यक्ति की ड्यूटी है। यदि हम सब माने तो जंगल की अवैध कटाई न हो, जंगल में बाघों के शिकार न हो। और आज यदि टाइगर स्टेट है तो ये पीछे यदि हम दौड़ के पीछे हम यदि पलट के देखते हैं तो वर्ष 2000 में भी हमारे यहाँ 700 टाइगर थे, आज 785 है। दूसरा, बाघों के शिकार के कई प्रकरण ऐसे भी रहे हैं सरकार के रिपोर्ट्स में जिनमें कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी। नर्मदा जी को यदि आप देखें तो नर्मदा जी की उपलब्धियां, नर्मदा जी जीवनदायिनी है, सब है, लेकिन आज भी 200 से अधिक शहरों का नाला जो गंदा पानी है वो उसमें आके मिल रहा है। ठीक है, सरकार के लिए पवित्रता है, हाईकोर्ट के डिसीजन आए कि नदी को एक मानव की जैसे अधिकार है। हम लोग की पुण्य सलीला नर्मदा जी के रेत के औद्योगिक प्रदूषण भी चिंतनीय है।
आप चीता स्टेट की बात करते हैं, आज ही हमने मीडिया से ये बात बताई कि चीता आप अफ्रीका से लाए, आप खुले जंगल के लिए लाए, आप पहला इंटर कॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन था चीते का। सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति इसलिए दी क्योंकि चीता भारत में पहले भी था, लेकिन आप लाए उसको, आप जितने चीते आपने फ्री रेंज छोड़े हैं जंगल में, उनमें सबका सफाया हो गया, किसी न किसी कारण से मौत हुई। अब वर्तमान में सारे चीते इंक्लोजर्स में बंद हैं। क्या हम उनको जंगल में खुला छोड़ने के लिए लाए थे या हम उनको बंद करके जू में लाए थे? अंबानी ग्रुप के पास तो पिंजरे के अंदर जू में रखे हुए चीते 2 साल से हैं, वहां पे 71 चीते हैं, लेकिन हम लाए थे खुले क्षेत्र के लिए। और जो कड़वा अतीत रहा कि चीतों की बहुत रस्म मौत हुई, हमने आज मीडिया को बताया 110 बार चीतों को ट्रैंकुलाइज किया गया है। किसी भी मेडिकल साइंस पे, किसी भी जीव पे यदि आप ट्रैंकुलाइज जो केमिकल आप देते हो, बेहोश करते हो, तो वो निश्चित तौर पर त्वरित तो नहीं, लेकिन हाँ लंबे समय में नुकसानदेह होता है, किडनी खराब होती है। ये चीता बजट की असलियत है। इसके अलावा यदि हम हाथियों पे देखें तो हमारे यहाँ हाथी का भी शिकार चल रहा है। हाथी और नागरिक के संघर्ष में वन भूमि में जो ये अतिक्रमण हुआ है, लोगों ने खेती बाड़ी शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म विज्ञापनों में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश गर्व करता है प्राकृतिक संसाधनों में जी। वो उसके लिए एक ही गर्व की बात है कि हम भेड़िया स्टेट भी हैं, सबसे अधिक भेड़िए भी हमारे यहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस बेशकीमती दुर्लभ प्रजाति के जीव की हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंसानों में भी दिख रही है प्रकृति की अलग चश्मे से दुनिया दिखाई जा रही है। एकदम अजय जी, आपने उसमें बहुत पंच मारा है कि भेड़िए तो हमारे यहाँ ज़्यादा, और वो प्रवृत्ति मनुष्य में भी दिख रही है, और वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें भी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन हम आज के दिन इन तमाम चीज़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए ये भी करना चाहते हैं कि चीते किस तरह से बचाया जाए। अगर उनके लिए आप नशा नहीं देंगे, ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे, तो वो बेहतर है कि उनको खुले स्थान पर छोड़ें, क्योंकि हम लाए उसके लिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम हाथी को बचाएं, टाइगर को बचाएं। लेकिन योगी राज जी, सवाल ये कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है वो ये कि एक नया सिस्टम आया कि ग्रामीण पर्यटन के हिसाब से 100 से अधिक ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां 1000 से ज़्यादा होम स्टे बनाए गए हैं। अब शहर के आदमी 5 स्टार होटल के बजाय वो गांव में जो मड हाउस होते हैं उसमें रहना पसंद कर रहे हैं। गोबर के लिपे हुए फर्शियाँ हो, वहाँ बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना हो, चूल्हे पर बनी हुई रोटी हो, दाल भी ऐसी हो कि वहाँ पास में जो खेत होता है उससे हरी पत्ती धनिया तोड़कर उस दाल में डालकर खाई जाए। तो ये जो एक तरह से नैसर्गिकता के निकट जाने की जो एक लोगों के मन में होड़ लगी है, मध्य प्रदेश उसके लिए बड़ा मुफीद है। आपकी राय? ये जो सारे हम उत्सव मनाते हैं, चाहे वो भेड़ागांव उत्सव हो, गांधीनगर का गांधी सागर का महोत्सव हो, चंदेरी महोत्सव हो, कूनो वन महोत्सव भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो बता रहे हैं अजय दुबे जी, थोड़ी चिंताजनक बातचीत है कि कूनो में आपने चीते तो लेकर आ गए, लेकिन उनके लिए आप जंगल में छोड़ना भी शुरू करिए। तो आगे पीछे इसका भी कोई रास्ता निकलेगा। अजय दुबे जी जैसे लोग जब सतर्क रहेंगे तो सरकार जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, हम सबकी कारणों की वजह से। आपकी राय, कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन को? देखिए राघवेंद्र जी, अजय दुबे जी ने अपनी बात की, लेकिन एक रिपोर्ट अभी ऐसी भी पड़ी थी जी कि कूनों में जो चीते लाए गए उसका सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा कूनों में देखा गया है, माने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि चाहे उनको पिंजरे में रखा है आप। लेकिन अजय दुबे जी ने एक बात और कही कि अगर बाघ बढ़ रहे हैं तो फिर उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है सरकार की। अगर चीतों का भी जो आपने बताया कि सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो स्थितियां दिख रही हैं जो अजय दुबे जी बता रहे हैं, उसके विपरीत चीते सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये पक्ष भी है उसका जी, लेकिन इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि जब लाए गए थे तब ये कहा गया था कि और जहाँ भी वहाँ है कि ये 15-20% के आसपास बच पाते हैं, लेकिन यहाँ 70 के आसपास वो सर्वाइवल रेट पहुँचा है। अब इसकी सत्यता तो हो सकता है अजय दुबे जी ज़्यादा जाने, लेकिन अब बदलती परिस्थितियों के मुताबिक टूरिज्म के क्षेत्र भी बदलें। जिन महोत्सवों का आप जिक्र कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के मामले में आज भी मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यदि कोई फेस्टिवल होते हैं तो मध्य प्रदेश में होते हैं। एक ये बहुत अच्छी बात मध्य प्रदेश के लिए है।
दूसरी बात, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश जो नए दौर के जो टूरिज्म आ रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस समय कुछ सालों में फिल्मों की शूटिंग बहुत हुई है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है जी, क्योंकि यहाँ की जो नैसर्गिक जो ब्यूटी है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। साउथ में तो ऐसे सेट बनाने पड़े उन लोगों को ऐसी नेचुरल ब्यूटी दिखाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ अटूट भरपूर भरे हुए हैं। और बड़ी बड़ी महंगी, अभी स्ट्रीट 2 जो सफल हुई जिसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, उसकी पूरी शूटिंग मध्य प्रदेश चंदेरी और नरसिंहगढ़ जैसे छोटे शहरों में हुई। तो एक ये भी बड़ा उभरता हुआ डेस्टिनेशन और बहुत ज़्यादा संभावनाशील वाला क्षेत्र है। आप इस बात से भी अंदाज लगाइए, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यदि आप बात करें, दुबई एक ऐसा क्षेत्र था जो गर्व करता था कि साहब वो इतराता था हमारे तेल भंडारों पे, लेकिन अब वो सिमट रहे हैं। उसने टर्न किया और सबसे ज़्यादा उसने फोकस किस बात पे किया? टूरिज्म पे। और आज वहाँ का जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा योगदान टूरिज्म का है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ऐसी असीम संभावना है। ये बात ज़रूर हो कि थोड़ा सा सरकार को इस बारे में बहुत सी बातों पर सोचना पड़ेगा। अभी जंगल सफारी की बात बार बार होती है। जब जंगल सफारी करने हम जाते हैं तो उसकी पैकेज इतना होता है कि आम आदमी वहाँ घुस नहीं पाता, इतने महंगे पैकेज है। एक चीज़ और, बस मैं एक लाइन का और बोल के विराम दूंगा जी। मध्य प्रदेश में 2 बहुत अच्छी बात हुई थी रेलवे के हिसाब से। भोपाल से इंदौर की एक ट्रेन चली थी 6-7 साल पहले, वो डबल डेकर ट्रेन थी और उसको लेकर कई सारे लोगों में बड़ी दिलचस्पी थी। मुंबई में तो जब डबल डेकर बस चला करती थी तो एक वो आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। इंदौर, उम्मीद ये की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में भी भोपाल से इंदौर उसमें सफ़र लोग पसंद करेंगे और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन उसका किराया इतना हाई कर दिया कि लोगों ने दूसरे साधन उससे आधी कीमत में रहे। अब उसके पीछे तो लगता है कि जैसे नागिन जब अपने बच्चों को खा जाती है, रेल महकमे ने उस पूरी योजना को खा लिया। महंगा किराया और उसके साथ साथ उसको जिस ढंग से बंद किया गया, कुछ दिन उसको चलाना चाहिए था, धीरे धीरे वो मामला नहीं। मैं तो केवल इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ये आम बजट में भी हो तो इनके सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ और है, मध्य प्रदेश घड़ियाल के लिए भी मशहूर है। चंबल जो नदी, वहाँ घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। तेंदुआ और उसका तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। योगीराज जी, राठी जी, दरअसल इस पूरे मामले को एक सामाजिकता की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2-3 पहलू पे बात रखना चाहूँगा। पहले तो ये है कि कुछ मुझे लगता है 5 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो कि टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं जी। एक है पानी, नदी, तालाब। दूसरा है जंगल, वाइल्ड लाइफ। तीसरा एक टूरिज्म होता है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। चौथा एक धार्मिक टूरिज्म एक नया जो चालू हुआ है। टूरिज्म तो होता था लेकिन मतलब पहले सिर्फ आस्था से होता था, अब टूरिज्म हो गया। पांचवा एक हो सकता था मेडिकल टूरिज्म, जिसपे मुझे क्या लगता है कि ज़्यादा संभावना है और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और उससे ज़्यादा इनकम होने की बात हुई जाएगी। जैसा हमारे साथी रंजन जी ने बोला कि टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, मैं टूरिज्म को इंडस्ट्री मानने से बिल्कुल कतई तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सरकार जब तक टूरिज्म को इंडस्ट्री मानेगी, सरकार उसकी जो नैसर्गिकता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजी है, उसको दरकिनार करेगी, उसको एक व्यापार की दृष्टि से देखेगी। और जब व्यापार होता है उसमें फिर बाकी सारी चीज गौण हो जाती है। जैसा मैं एग्जांपल दूं कि बड़े तालाब में एक क्रूज चलता था, बड़े सालों से चल रहा था। IIFM की एक स्टडी रिपोर्ट है कि बड़े तालाब से जो इनकम जनरेट होती है उससे कम उसके संरक्षण में खर्च किया जा रहा था। 2014-15 के आसपास IIFM की रिपोर्ट है जी। इसके बाद हम देखेंगे जब क्रूज ने, NGT ने क्रूज को बंद किया, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के वकील का दलील थी, उनका कहना था साहब हमारा टूरिज्म का लॉस हो जाएगा। मतलब पानी के जो खराबी आ रही है, पानी में जो प्रदूषण हो रहा है, उसका कोई महत्व नहीं, हमारे टूरिज्म को लॉस हो जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने तुरंत कहा कि आप बहुत सारे तालाब खोद लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो आपको टूरिज्म उससे मिल जाएगा। तो टूरिज्म को जो इंडस्ट्री का स्वरूप एक आम दृष्टिकोण से कर दिया गया है, वो एक इंडस्ट्री ना होके एक होलिस्टिक अप्रोच उसके लिए चाहिए। आज हम तेंदुआ स्टेट भी हैं, टाइगर स्टेट भी हैं, चीता स्टेट भी हैं, भेड़िया स्टेट भी है और न जाने कौन कौन से स्टेट हैं। और आज हम ये सब हम में भी प्रवेश कर गए हैं जी। मैंने भेड़िया तो कर ही गया प्रवेश। वेटलैंड सिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, 5 रामसर साइट्स है मध्य प्रदेश में। वेटलैंड सिटी के लिए भोपाल इंदौर नामित हुआ, लेकिन उसका मास्टर प्लान उस ढंग से नहीं आया। जिस मास्टर प्लान के आधार पे हम वेटलैंड सिटी का दर्जा मान रहे हैं, उसे सरकार ने निरस्त कर दिया। तो अब हम जब देखते हैं कि सरकार की एक होलिस्टिक अप्रोच उसके लिए नहीं, अगर सिर्फ इंडस्ट्री सोचना है तो आप सिर्फ मेडिकल पे काम करिए,
बहुत अच्छा टूरिज्म आएगा, इंडस्ट्री आएगी, रोजगार आएगा। बिल्कुल। आप मॉन्यूमेंट्स को, होटल्स को कन्वर्ट करके 5 स्टार्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को बाहर दे रहे हैं, उससे कौन सा रोजगार आ रहा है? उल्टा उसका स्वरूप बदल रहा है। राठी जी, वही बात है ना कि भेड़िया हमें प्रवेश कर गया है, लेकिन भेड़िए को हम जिस ढंग से नेगेटिविटी में देखते हैं, भेड़िए की बहुत सारी खूबियां इन दिनों पता चली है जब यूपी में उसका आतंक हुआ। मैं इसमें बहुत टाइम तो खर्च नहीं करूंगा, लेकिन भेड़िया अपने परिवार के साथ रहता है, भेड़िया अपने परिवार के बुजुर्गों की इज्जत करता है, भेड़िया अपने परिवार के जो बुजुर्ग भेड़िए होते हैं उनके लिए जब वो चल फिर नहीं पाते तो खाने का इंतजाम भी भेड़िया करता है। और भेड़िया अपने परिवार के प्रति बहुत ईमानदार रहता है। वो अपनी जो पत्नी होती है उसी के साथ रिश्ता बनाता है और किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाता। तो ये तमाम जो खूबियाँ हम कभी मनुष्यों में देखते थे वो भेड़ियों में है। अगर भेड़िया हमारे भीतर, अजय दुबे जी, प्रवेश कर भी जाएगा तो भेड़िए की वो खूबी अगर आ गई तो समाज सुधर भी सकता है, 2-4 भेड़िए की बदमाशी को छोड़कर। रंजन जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अजय जी की तरफ आऊंगा। हाँ सर, देखिए, हमने जो राकेश जी ने बात कही, मैं सहमत हूँ। मैंने कहा इंडस्ट्री है, लेकिन मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं है। हमने एक जनरल कांसेप्ट की बात की। हाँ, कमल राठी जी ने कहा जी। हाँ, नंबर टू हमने कहा कि जब इंडस्ट्री आप मानेंगे तो सुविधाएं देंगे आप। सबसे बड़ी बात जो ट्रांसपोर्ट की बात हुई अभी, योगीराज योगेश जी ने बात किया, डबल डेकर की आपने बात की जी, उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकलिटी का अभाव था उसमें। कारण कि जब यहाँ पे ट्रेन जाती थी उज्जैन होते हुए, इंदौर 6 घंटे पहुंचाती थी। यहाँ पे बस में बैठेंगे आप 4 घंटे पहुंचेंगे, विजयनगर पर उतर जाएंगे आप, वहाँ पे स्टेशन से आपको फिर कैब करके आना पड़ेगा। ठीक। तो उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था उस पर नहीं देखा लोगों ने। पूरे स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट को लेकर के है, हमारे पास स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं है, रोड्स की हालत आप देख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब आप, दूसरी बात जो मैं शुरू में बोला था, इतना टाइम ना लूंगा आपका, जी जी, कि जो 5 करोड़ जो टूरिस्ट आए उज्जैन में, वो रिलीजियस टूरिस्ट थे, वो उसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं था। और अगर महाकाल लोक बना है, वो सेंटर का स्कीम है, प्रसादम स्कीम जो बोलते हैं, प्रसाद, ठीक सर। तो स्टेट को बहुत सा काम करना बाकी है। जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको किनारे कर दीजिए, जो रिमेनिंग टूरिज्म बचा है उसे बहुत कुछ काम नहीं हुआ है, उस पर सरकार काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सरकार के साथ साथ मैं फिर इसको दोहराऊंगा, जब तक समाज और लोग तैयार नहीं होंगे तब तक टूरिज्म के मामले में सक्सेस रेट में आगे निकलना बहुत कठिन होगा। सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। अजय जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। वर्तमान में जो परिदृश्य है उसमें ये भी कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिए सुरक्षित माहौल हो, और जो एमपी गवर्नमेंट ने पर्यटन पुलिस का भी कंसेप्ट लाया था, तो उसी की तरह प्रकृति के साथ अनुशासित आचरण यदि पर्यटक करें जी, तो निश्चित तौर पर पर्यटन का स्वागत है। क्योंकि ये दूरस्थ अंचल में जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके जो ग्रामीण जो आदिवासी समुदाय बहुतायत में है, उनके लिए रोजगार का साधन केवल टूरिज्म ही है। और एक टाइगर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, होटल और कई तरह की आर्थिक स्थितियों को एक टाइगर की मेहनत से वो चलते हैं। बिल्कुल। मतलब इंसान बाघों के संरक्षण में जो करता है वो तो ठीक है, लेकिन टाइगर एक आर्थिक प्रगति का पहिया है। बिल्कुल। जो सरकार के जहाँ भी सड़क भी नहीं बन पाई वहां भी टाइगर रोजगार प्रदान कर रहा है। एकदम ठीक कहा आपने। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें बेहतर काम करे। योगीराज जी, इस पूरे मामले में छोटी सी टिप्पणी, समय खत्म हो चला है। मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि अपने टूरिज्म की बात बहुत होती है, लेकिन टूरिज्म का कितना हम महत्व देते हैं कि टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वो किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच ही रहता है, कभी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया। या तो निगम पर डाल दिया था, टूरिज्म निगम बना के काम कर दिया, खेल संस्कृति मंत्रालय में जोड़ दिया। बिल्कुल। आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि वो इकोनॉमी का कितना बड़ा सोर्स है। एकदम, माने उसके लिए बहुत ही काबिल मंत्री की जरूरत है। बिल्कुल। और बहुत काबिल अफसरों की टीमों की जरूरत है। आपकी राय राठी जी? नहीं, मैं तो इसको टूरिज्म को बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन टूरिज्म की जो अप्रोच है जी, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, उस अप्रोच का तरीका गलत है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर दखल ना हो तो मुझे लगता है कि आपको जंगल, जानवर, तालाब, नदी सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तो मुझे राठी जी, इतने नाउम्मीद होने की जरूरत भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे तब भी तालाब बचे थे, नदियां बची थी। लेकिन हाँ, ये जो लोग जब मानव दखल कम था तो मानव दखल मानव चाहता ही है कि हम नदी और तालाब में प्लॉट बेचना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश का दिल देखो और उस दिल में भी मध्य प्रदेश और भोपाल देखो, क्योंकि यहाँ तालाब भी हैं, झीलें भी बहुत सारी हैं, फिर हेरिटेज के हिसाब से भी बहुत कुछ है, और नर्मदा जी भी है, खजुराहो भी है, फिर
ग्वालियर का एक किला भी है, तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, फिर तानसेन भी आते हैं इसमें, तो तमाम चीज़ें हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है और उसी के हिसाब से टूरिज़्म को बढ़ाने की ज़रूरत है। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका, अजय दुबे जी धन्यवाद आपका, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखैर मैं सिर्फ इतना ही, बंद रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।